हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम लोग बेटा जो क्लास 9th में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चल रहा था उसका हम लोग लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम लोग थोड़ी और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हैं उनसे रिलेटेड, और साथ ही साथ कुछ रेसिप्रोकल रिलेशंस भी हम लोग क्लास में स्टडी करेंगे। तो आइए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो ये है कि एक रोम्बस है ABCD जिसमें डायगोनल AC की जो लेंथ दी है वो 18 सेंटीमीटर है और एंगल जो है डायगोनल BD और साइड AB के बीच में वो अल्फा है। तो जैसे जैसे इसमें इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से अगर हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करें तो हम लोग एक रोम्बस ABCD बना लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन सबको क्लियर होगी कि रोम्बस की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। रोम्बस इज नथिंग बट जस्ट लाइक ए स्क्वायर। रोम्बस में भी क्या होता है, जो चारों साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। अब देखिए ये कह रहा है कि जो एंगल है डायगोनल BD, अगर मैं डायगोनल BD को कंस्ट्रक्ट करूं तो एंगल डायगोनल BD और साइड AB, देखिए डायगोनल BD ये है और साइड AB ये है, इसके बीच में एंगल हम लोग अल्फा मान लेते हैं ऐसे। और कॉस अल्फा की जो वैल्यू है वो 0.8 है। कॉस अल्फा की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 0.8, इन्होंने दे रखा है। और तो हमको डायगोनल BD की लेंथ चाहिए और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD चाहिए, जहां पे इन्होंने एक डायगोनल AC की लेंथ ऑलरेडी हमको दे रखी है। AC की जो लेंथ है दैट इज 18 सेंटीमीटर। तो अब हम ये चीज तो हम सभी को पता होती है कि जो रोम्बस होता है उसमें डायगोनल्स जो होती हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, वो भी 90 डिग्री पे। मतलब जहां पे डायगोनल्स रोम्बस की बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, वहां पे एंगल कितना बन रहा होता है, 90 डिग्री। तो जो यहाँ पे मेन इंफॉर्मेशन हमको रिगार्डिंग रोम्बस चाहिए थी वो ये थी कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। रोम्बस की डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। मतलब अगर AC की लेंथ पूरी बेटा 18 है और मैं अगर इस पॉइंट को O नाम दे दूं तो AO की लेंथ जो है वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। AO वाले पोर्शन की लेंथ हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। अब हमको डायगोनल BD की लेंथ चाहिए, तो बहुत आसान है करना। ट्रिग्नोमेट्री में जहां आपने रोम्बस रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी एक बार लगा दी कि डायगोनल्स जो होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और उनको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के, वहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर हम लोग सिर्फ इतने ट्रायंगल को देखें इस रोम्बस में, जो कि है ABO, इसमें हमको पता है कि ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल अल्फा है और AO की वैल्यू जो है वो 9 है। अब इतनी इंफॉर्मेशन यूज करके हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखें तो ये जो लेंथ है ये हाइपोटेनस होगी क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। अल्फा के रिस्पेक्ट में ये बेस है और ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा एंगल। तो अब बहुत आसान हो चुका है, हमको परपेंडिकुलर की वैल्यू 9 पता है, बेस निकाल लेना है। बेस क्यों निकालेंगे, अगर हमको BO की लेंथ मिल जाएगी तो हम उसका ट्वाइस कर देंगे तो BD डायगोनल की लेंथ हमको मिल जाएगी, है ना। अगर हमको BO की लेंथ मिल गई तो हम इसका ट्वाइस करके BD डायगोनल की लेंथ निकाल लेंगे। तो ट्रायंगल ABO में हम लोग tan अल्फा लगा सकते हैं। tan अल्फा इज इक्वल टू P/B। अब tan अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड करें, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। अभी मैं दिखाता हूं आपको कि tan अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हमको पता है क्वेश्चन में कि cos अल्फा की जो वैल्यू है वो 0.8 है। अगर cos अल्फा 0.8 है दैट मीन्स cos अल्फा की वैल्यू है 8/10 और 4/5। तो cos अल्फा की जो वैल्यू मिल गई हमको वो 4/5 मिल गई है। इसका मतलब इस ट्रायंगल में जो बेस है उसकी वैल्यू है व्हाट
इसकी वैल्यू जो है इस ट्रायंगल में, यही जो ट्रायंगल है इसी के लिए हमारी cos अल्फा की वैल्यू 4/5 आई, मतलब बेस की वैल्यू 4x है और हाइपोटेनस की वैल्यू 5x है। तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया है कि 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन पेयर होता है, मतलब किसी ट्रायंगल का अगर हाइपोटेनस 5 है तो या तो बेस 3 होगा, परपेंडिकुलर 4 होगा, या परपेंडिकुलर 4 होगा, सॉरी, या परपेंडिकुलर 3 होगा, बेस 4 होगा। तो अगर इस ट्रायंगल में अगर बेस 4x है, हाइपोटेनस 5x है, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास 3x। अब ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर की वैल्यू तो 9 दी हुई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, विच मीन्स 3x इक्वल्स टू 9 आ गया। यहां से x की वैल्यू अपनी आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 आते ही हमको पता है कि जो OB की लेंथ है, OB ही हमारा क्या है, बेस है। OB हमारे पास बेस है, इसका मतलब OB की लेंथ होगी 4x, और अगर x की वैल्यू 3 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो OB की लेंथ आ जाएगी 12। OB की लेंथ हमको कितनी मिल जाएगी, 12। तो अगर OB की लेंथ हमको 12 मिल गई है तो बहुत आसान हो गया। अब तो देखिए बिना tan अल्फा लगाए ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ये तो काफी आसान हो गया, हमको tan अल्फा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और हमारा ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो x की वैल्यू 3 आ गई, बेस की वैल्यू में सब्सटीट्यूट करते ही OB की लेंथ 12 आ गई, तो जो BD है दैट इज ट्वाइस ऑफ OB विच मीन्स 24 सेंटीमीटर। तो डायगोनल BD की लेंथ आ चुकी है 24 सेंटीमीटर। अच्छा, अब अगर सेकेंड पार्ट को देखें क्वेश्चन को के, तो सेकेंड पार्ट में लिखा है कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD हमको फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ABCD हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखें। पेरीमीटर के लिए हमको पता है कि जो AB है, अगर आप ट्रायंगल को देखें ध्यान से, तो AB जो है वो रोम्बस की साइड है। अगर फिर से हम इस ट्रायंगल में AB की लेंथ फाइंड कर लेते हैं तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस आ जाएगा। ये तो आप लोग को पता होगा कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज कैलकुलेटेड। तो हमको पता है कि AB जो है उस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस का काम कर रहा है और हाइपोटेनस की वैल्यू है 5x। तो जो AB की लेंथ है दैट इज 5x, और अगर x की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो AB की लेंथ आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 4 इंटू साइड विच मीन्स 4 इंटू 15 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो बहुत आसान था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। cos अल्फा की वैल्यू से ही हमने सब कुछ काम यहाँ पे कर लिया। दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2 एंड दिस इज स्टेप नंबर 3 आर पेरीमीटर। तो ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था। हाँ, जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इस स्टेटमेंट में छुपा है। जब भी आपको रोम्बस वाला कोई भी क्वेश्चन मिले तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं, बिल्कुल इसको लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी से ही मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री में रोम्बस रिलेटेड सॉल्व हो जाते हैं। तो आई होप सो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया हो तो आप इसको प्लीज नोट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि cos थीटा की वैल्यू है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हमको sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर cos थीटा की वैल्यू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दी है तो अब यहाँ पे कई बार लगता है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, हर जगह वेरिएबल ही दिया है। तो जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी होती है तो तुरंत आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करते ही आप इसको कुछ नाम दे दें, जैसे ABC नाम दे दिया और इस एंगल को थीटा मान लिया मैंने। तो अब ये कह रहा है cos थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास इस क्वेश्चन में, तो cos थीटा की वैल्यू हमारे पास जो इस क्वेश्चन में है दैट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमको पता है cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब इस ट्राइंगल में अगर आपने इस एंगल को थीटा लिया है तो जो ये बेस है इसकी लेंथ 2x है और जो हाइपोटेनस है इसकी लेंथ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हमको साइन थीटा और आई होप सो अच्छा हाँ, क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पे साइन थीटा एंड कॉट थीटा होगा,
आई वॉज होपिंग कि मिस्टेक ना हो, बट मिस्टेक है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर सकते हैं। कॉट थीटा करना है क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी दे रखी है, हमको जो फाइंड करना है वो साइन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस थीटा हमारा जो है वो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब तो हम लोग यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो एच स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो ये साफ साफ दिख रहा होगा, ये क्या बन जाएगा, ओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज बन रही है। तो पी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बेटा 4x स्क्वायर, इसको आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा। तो पी स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है उसको हम डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी लगाने से अच्छा यहाँ पे ये होगा कि आप इनकी वैल्यूज को ओपन करके देख लें कि पी स्क्वायर की क्या वैल्यू निकल के आ रही है। तो आप लोग चाहें तो 1 मिनट इस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट दे सकते हैं, बाकी लोग यहाँ पे देखते रहें। तो अगर हम इसको खोलेंगे तो खोलने पे ये चीज बन जाएगी हमारी, अगर ध्यान से आप देखें तो ये खोलने पे बेटा हमारा बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच मीन्स 2x स्क्वायर और साथ में है माइनस का 4x स्क्वायर। तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा और ये बन जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बेटा अब ये चीज क्या लिखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप सो क्लियर होगा वो सबको। ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गई तो अब बहुत आसान है हमारे लिए, हमको कैलकुलेट करना है साइन थीटा। साइन थीटा हमारा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेनस की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई ये। सेकेंड पार्ट में हमको कह रहा है कॉट थीटा की वैल्यू बताएं। कॉट थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब कि 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा कठिन पोर्शन नहीं था। जिनको ये आइडेंटिटी ना लिखी हो तो आप इसको एक बार मैनुअली सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ही लिखा है। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज दी थी, एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 1। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप ये देख लो कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 भी हो गई तो उस केस में डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारी 1 हो गई तो उसे डिनोमिनेटर की वैल्यू आप देख सकते हो नेगेटिव हो जाएगी या फिर 0 हो जाएगी, जिससे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अभी हम लोग उतने स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंचे ट्रिग्नोमेट्री की कि जहां पे हम लोग एंगल्स को डिफरेंट क्वाड्रेंट्स या अलग अलग डोमेन्स में डिफाइन कर सकें। अभी हम लोग की बहुत बेसिक लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन को कुछ भी ऐसा उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है जिससे उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाए या फंक्शन नेगेटिव हो जाए। तो हम कोशिश रखेंगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबकी वैल्यू पॉजिटिव ही बनी रहे। तो इसीलिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 1 दे रखी है क्वेश्चन में। तो आई होप सो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप लोग नोट कर लें। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको एक फिगर प्रोवाइड की गई है और फिगर से कहा गया है कि फिगर की हेल्प लेके हम लोग को इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, जो कि tan x, sin y और cos y है। तो ठीक है, क्वेश्चन उतना भी कठिन नहीं है, मॉडरेट है। जो लोग ट्राई देना चाहते हैं वो वीडियो पॉज करके ट्राई दे सकते हैं, बाकी लोग मेरे साथ यहाँ पे सोल्यूशन को पैरेलली चेक कर सकते हैं अपना। तो tan x से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमको पता है कि tan को सॉल्व करने के लिए हमको ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत होती है। x जो हमारा एंगल है वो ट्राइंगल SRB में है, जो कि कुछ इस तरीके से है SRB।
इसमें ये वाला एंगल हमारा x डिग्री है और x डिग्री के रिस्पेक्ट में हमको दोनों साइड्स दी गई हैं। बेस की वैल्यू 5 दी गई है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 दी गई है। तो tan x निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा अपने पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच मीन्स 6/5। तो tan x तो बहुत आसानी से निकल आ चुका है। सेकेंड पार्ट पे पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है साइन y डिग्री की वैल्यू बताना। तो साइन y डिग्री को अगर देखें तो साइन y को सॉल्व करने के लिए हमको जो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए वो हमारे सामने ये रखा हुआ है इस तरीके से। ये जो ये छोटा ट्रायंगल है SAR ये वाला, तो उसमें हमको पता है कि ये वाली लेंथ 5 है, ये एंगल y डिग्री है। अच्छा, ये पूरी लेंथ AB हमारे पास 18 है और उसमें RB वाली लेंथ 6 है, तो जो AR वाला पोर्शन होगा वो 12 होगा। तो AR लेंथ को हम लोग 12 मान सकते हैं। तो साइन निकालने के लिए हमको जो है वो चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू। तो y एंगल के रिस्पेक्ट में हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू तो है बट हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। वैसे भी मैं पहले बता चुका हूं कि 13, 12 और 5 भी पाइथागोरियन पेयर होता है। मतलब अगर आपके किसी भी ट्रायंगल में 12 और 5 परपेंडिकुलर और बेस की तरह सर्व कर रहे हैं तो उस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वो कितना आएगा, 13 आएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, h स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25, h स्क्वायर इक्वल टू 169 विच मीन्स h इज इक्वल टू 13। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। तो बहुत आसान है, साइन y विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच मीन्स 5/13। और थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहा है cos y डिग्री की वैल्यू। cos y हमारे पास बन जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में जो बेस है उसकी लेंथ 12 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 13 है, तो cos y की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 12/13। ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मल सा ही क्वेश्चन था। आई होप सो आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्लियर है तो प्लीज इसको नोट कर लें। चलिए स्टूडेंट्स, तो आई होप सो आपको सारे क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते जा रहे होंगे। जिन क्वेश्चन में वो थोड़ा बहुत डाउट रह चुका है या रह गया है तो आप देखिए ऑनलाइन में तो ये फायदा है कि आप रिकॉर्डेड वीडियोस में बार बार रीप्ले करके चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर इन केस आपके पास कोई भी डाउट बचा रह जाता है तब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इस फिगर में ट्रायंगल ABC है जो कि B पे राइट एंगल्ड है और BD जो है वो AC पे परपेंडिकुलर है और ये कुछ साइड्स की वैल्यू दे रखी है। AB की वैल्यू 8 है और BC की वैल्यू 15 है। तो हमको इन एंगल्स का कॉस और टैन की वैल्यू बतानी है। तो जो लोग के अब कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, स्ट्रांग हो चुके हैं, तो आप यही करें कि वीडियो को पॉज करके इसको खुद अटेम्प्ट देने की कोशिश करें। तो चलिए, आई होप आपने इस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट दिया होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे कॉस ऑफ एंगल ABD की वैल्यू पूछी जा रही है। आप ध्यान से देखो तो ABD ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है ABD। तो इसमें अगर हमको कॉस एंगल ABD की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमको उस ट्रायंगल में बेस और हाइपोटेनस की वैल्यू पता होनी चाहिए एंगल के रिस्पेक्ट में। एंगल के रिस्पेक्ट में AB देखो बेस है, आप लोग को दिख रहा होगा, सॉरी BD है ना, BD जो है वो एंगल के रिस्पेक्ट में बेस है। ये तो हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल का। ठीक है, मैं यहाँ ना लिख के एक अलग से ट्रायंगल बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अगर हम सिर्फ इतना पोर्शन देखें ट्रायंगल का तो ये वाला एंगल है हमारा कॉस ऑफ एंगल ABD, ये लेंथ 8 दी है और हमको पता है यही इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। तो ABD में अगर हमको चाहिए कॉस की वैल्यू, तो हाइपोटेनस तो हमको 8 पता है, हमको बेस और मालूम होना चाहिए। बेस इस ट्रायंगल का जो है बेटा वो BD है, देखो आप BD, लेकिन BD की लेंथ तो हमको पता नहीं है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम क्या करें कि पूरे AC की लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो AC की लेंथ निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं किस ट्रायंगल में,
ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में हम लोग लिख सकते हैं AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB हमारा दिख रहा होगा कि कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 और BC है 15, तो उसका स्क्वायर 225 हो जाएगा। तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो देखो ये 289 बन रहा है विच इज स्क्वायर ऑफ 17। तो AC की लेंथ हमारे पास 17 आ गई, AC की लेंथ हमारे पास 17 आ गई। अब थोड़ा सा रिलीफ हुआ है हमको कि हमको क्या करना है, दिख रहा है हमको, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो फिर भी तो कॉस ऑफ एंगल ABD और यहाँ पे tan ऑफ एंगल DBC जिसकी वैल्यू बनेगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो DBC एंगल ये वाला है, दिस इज एंगल DBC। इसके लिए अगर आप देखो तो बेस भी BD आ रहा है, तो फिर से BD की दिक्कत हमको पड़ रही है। तो अब हमको क्या यहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए कि जिससे हमारी BD की लेंथ निकल आए, यही इस क्वेश्चन का मेन टास्क है। तो मैं 10 सेकेंड देता हूं आप लोग को सोचने के लिए, सोचिए कि इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। क्या किसी को कुछ स्ट्राइक किया? तो बहुत से लोगों को स्ट्राइक कर भी चुका होगा, जिनको नहीं किया उनको मैं बता देता हूं कि इसमें थोड़ा सा हमको एंगल्स को रिलेट करना पड़ेगा, तभी हम इन चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो मैं पहले तो ये आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस इतना लिखे हुए पोर्शन को नोट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करें आगे का। AC की लेंथ हमारी 17 आ चुकी है। अब AC की लेंथ 17 आने के बाद हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि अगर लेट अस से कि मेरे को पता है कि एंगल B पूरा 90 डिग्री है। अगर मैं इस एंगल को x डिग्री मान रहा हूं, किसको, एंगल ABD को, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा 90 माइनस x डिग्री, क्योंकि एंगल B पूरा अपने पास 90 है। अगर आप बड़ा वाला ट्रायंगल देखो और ये छोटा वाला ट्रायंगल ABD देखो, तो छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये एंगल D 90 डिग्री है, ये एंगल x है, तो ये एंगल निकल के आ जाएगा 90 माइनस x डिग्री। ये भी आपको क्लियर होगा, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। जो छोटा वाला ट्रायंगल है ABD, इसमें एंगल, ये एंगल B की वैल्यू x है, एंगल D 90 है, तो a कितना आ जाएगा 90 माइनस x। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल 90 माइनस x है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा x। अब हमारा काम जो है वो सिंप्लीफाई हो चुका है। आई होप सो क्लियर होगा आप लोग को एंगल्स कैसे निकले हैं। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए बेटा, और कुछ नहीं किया है। अब आप ये कह सकते हो कि अगर मैं कॉस ऑफ एंगल ABD निकालूं या फिर मैं कॉस ऑफ एंगल C निकालूं, वो एक ही बात है। मैं कॉस ऑफ एंगल ABD निकालूं या कॉस ऑफ एंगल C निकालूं, वो एक ही बात है, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू x डिग्री आ चुकी है। तो कॉस ऑफ एंगल C भी वही चीज बनेगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि C एंगल के रिस्पेक्ट में हमको बेस और हाइपोटेनस दोनों की वैल्यू मालूम है। इस C के रिस्पेक्ट में बेस की वैल्यू 15 और हाइपोटेनस की वैल्यू 17 है, क्योंकि अब मैं पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल देख रहा हूं। तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ एंगल C इज 15 अपॉन 17। वहीं पे अगर सेकेंड पार्ट को देखें, tan ऑफ एंगल DBC, तो tan ऑफ एंगल DBC 90 माइनस x, ये वाला निकाल लो आप। या मैं ऐसा भी कह सकता हूं tan ऑफ एंगल DBC जो है वो tan ऑफ एंगल A के बराबर होगा, क्योंकि एंगल DBC और एंगल A आपस में इक्वल वैल्यूज होल्ड कर रहे हैं। तो ये भी क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू एंगल A के लिए क्या है 15 और बेस की वैल्यू है 8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15/8। तो सॉल्विंग वाइज तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोग को ये करवाया कि आप इस तरीके से भी क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं कि जहां पे आपके लिए किसी ट्रायंगल में एंगल के थ्रू साइड्स तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल टीडियस टास्क हो जाए, तो आप ऐसा करें कि एंगल्स को ही कोरिलेट करें कि ये एंगल मैं किसके बराबर कर सकता हूं। माइट बी पॉसिबल कि आप कोई आसान ट्रायंगल में पहुंच जाएं जहां पे आपको इजीली साइड्स की वैल्यू
मिल जाए। तो उसी अप्रोच का यूज करके हमने यहाँ पे कॉस और टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। तो आई होप सो क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डाउट है अगर इसमें कोई तो मैं वहाँ क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप बार बार इस क्वेश्चन को 1 2 3 बार रीप्ले कर करके देखेंगे तो आई होप सो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे इतना कठिन तो नहीं है बट स्टिल अगर 1 2 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो नोट कर सकते हैं इसको आप। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है जो कि राइट एंगल्ड है बी पे। तो पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी बना लिया हमने जो कि बी पे राइट एंगल्ड है, मतलब बी पे 90 डिग्री एंगल है हमारा। ओके, फिर ये कह रहा है कि एसी की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। चलिए वो भी बना लेते हैं। एसी की लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर और tan ऑफ एंगल ACB आई होप सो दिख रहा होगा आपको, ये वाले एंगल की बात की जा रही है। तो tan ऑफ एंगल ACB की जो वैल्यू है वो उनको दी है 3/4। तो अगर tan ऑफ एंगल ACB की वैल्यू 3/4 दी है तो इसका मतलब हमको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो है वो 3/4 दिया गया है। अब tan ऑफ एंगल ACB के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है AB। तो मतलब AB की लेंथ कितनी मान लें हम लोग 3x, ये कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं है ना, रेशियो से साइड्स एज्यूम करना। और बेस एंगल C के रिस्पेक्ट में है BC, जिसको हम लोग मान लेंगे 4x। तो जो हाइपोटेनस है हमारा AC उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 5x। अब तो याद हो चुका होगा कि 3 4 5 हमेशा एक पेयर होता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो AC की लेंथ क्वेश्चन में ऑलरेडी 20 दे चुके हैं, मतलब कि AC जो है वो 5x के इक्वल होगा और इसका मतलब x की वैल्यू अपनी आ जाएगी 4। तो अब तो बहुत आसान है। AB की मेजरमेंट कितनी है 3x, विच मीन्स 3 × 4 = 12। और BC की मेजरमेंट है अपने पास 4x, विच मीन्स 4 × 4 विच गिव्स 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत आसान था। ठीक है, मैं आप लोग से एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो मैंने 3 4 5 13 12 5 या 10 6 8 या ऐसे जितने भी मैं पाइथागोरियन पेयर्स बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ आपके क्विक सॉल्विंग के लिए है। जब भी आप अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो या न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, तो मेरा आपसे यही कहना रहेगा कि आप उसको पूरा डिराइव करें। जब भी आप अपनी होमवर्क कॉपी में क्वेश्चंस को कर रहे हो या किसी पेपर में कर रहे हो तो प्लीज ऐसे डायरेक्ट आप इन चीजों को ना लिखें। वहां पे आपको पूरा वर्किंग पाइथागोरस थ्योरम की दिखानी पड़ेगी और साइड्स की वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी। इन केस अगर आप कोई कंपटीशन देते हैं या कहीं पे भी आपके सामने एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैंडल करने की सिचुएशन आती है तो वहां पे आप इस चीज का यूज कर सकते हैं और अपना अच्छा खासा टाइम आप बचा सकते हैं। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बहुत आसान था, ज़्यादा कठिन नहीं था। तो जितनी हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं इस टॉपिक के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है आगे वो हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन से स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड 2-4 प्रॉब्लम्स देखेंगे। तब तक के लिए आप मैथ्स प्रैक्टिस करते रहें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।